Good morning, viewers. Today I am again here with you with my new video. In this video, we will study about sterilization process. This method comes under microbiology in bachelor third semester. So let's start the topic. Firstly, we will study what is the meaning of sterilization process. It is a process of complete destruction of all microorganisms present in a system. स्टरलाइजेशन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन करते हैं या कंप्लीटली रिमूव करते हैं सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनको सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं या किल करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहे वायबल फॉर्म में हो या लिविंग नॉन वायबल फॉर्म में हो। द प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म दस आर कॉल्ड स्टेराइल प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है, जो फ्री है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्टेराइल प्रोडक्ट। इस मैथ टॉपिक के अंदर कुछ टर्म्स हम बार बार स्टडी करेंगे, तो उनके बारे में हम पहले देख लेते हैं कि वो टर्म्स होती क्या है, क्या इनका मीनिंग है। सबसे पहले है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक क्या होता है? नॉट अ डिसइंफेक्टेंट। हम डिसइंफेक्टेंट की बात नहीं कर रहे, एंटीसेप्टिक की बात कर रहे हैं। It is a substance or product which prevent the growth of microorganisms by inhibiting their activity without destroying them. ये क्या है? ये वो सब्सटेंस है या वो प्रोडक्ट है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, बाय इनहिबिटिंग देयर एक्टिविटी। उनकी एक्टिविटी को इनहिबिट करके, उनकी एक्टिविटी को रोक के, उनको किल नहीं करते, मारते नहीं है, बट उनकी जो एक्टिविटी है, नॉर्मल फंक्शनिंग है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उस फंक्शनिंग को रोक के ये क्या करते हैं? उनके ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं। इन्हें हम कहते हैं एंटीसेप्टिक। नेक्स्ट इज बैक्टीरिसाइड। बैक्टीरिसाइड क्या होता है? सब्सटेंस दैट किल्स द बैक्टीरिया। ये वो सब्सटेंस है जो बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक, द सब्सटेंस दैट अरेस्ट और रिटार्ड्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये वो सब्सटेंस है जो अरेस्ट करता है, रोकता है या रिटार्ड करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को। बैक्टीरिसाइड क्या हुआ? जो किल करता है। स्टैटिक जो प्रिवेंट करता है या रोकता है ग्रोथ को, ये किल नहीं करते। स्टैटिक जो होते हैं वो किल नहीं करते। नेक्स्ट टर्म है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन क्या होता है? अ प्रोसेस दैट रिमूव्स द इन्फेक्शन पोटेंशियल बाय डिस्ट्रॉइंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट जनरली बैक्टीरियल स्पोर। डिसइंफेक्शन क्या होता है? ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन कोज करते हैं, उस इन्फेक्शन को रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बट बैक्टीरियल स्पोर के ऊपर इनका कोई एक्शन नहीं होता है, इनका कोई एक्टिविटी नहीं है बैक्टीरियल स्पोर के ऊपर। नेक्स्ट है जर्मिसाइड, अ सब्सटेंस दैट किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट नॉट बैक्टीरियल स्पोर्स। जर्मिसाइड क्या होता है? ये वो सब्सटेंस है जो किल करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, बट बैक्टीरियल स्पोर्स के ऊपर उनके कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, उन्हें हम कहते हैं जर्मिसाइड। वेरिसाइड, वेरिसिडाई। वेरिसिडाई क्या है? सब्सटेंस दैट किल वायरसेस, जो वायरस को किल करते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है हमें, बैक्टीरियासाइड मतलब बैक्टीरिया को किल करता है, जर्मिसाइड जो जर्म्स को किल करते हैं, वेरिसाइड जो वायरसेस को किल करते हैं। स्टेरिलिटी, द एब्सेंस ऑफ वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड स्टेरिलिटी। अगर वायबल माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं है हमारे प्रिपरेशन के अंदर, उन्हें हम कहते हैं स्टेराइल है, कि वो हमारी जो प्रिपरेशन है वो कैसी है? स्टेराइल है। तो ये कुछ टर्म्स थे जो हमारे इस चैप्टर में हम बार बार स्टडी करेंगे, तो इसलिए हमने पहले उनके बारे में देखा है कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या है, ताकि हमें बाद में समझने में दिक्कत ना आए। नेक्स्ट है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होता है? Thermal resistance of various microorganisms and spores varies according to the method of sterilization. जो थर्मल रेजिस्टेंस है माइक्रोऑर्गेनिज्म का, वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हो स्टेरलाइज करने के लिए। Therefore, selecting any method for sterilization, it is essential to know the condition and method. कोई भी मेथड चूज करने से पहले कि आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हो स्टेरिलाइजेशन के लिए, हमारे लिए जरूरी है कि हम पहले ये जान ले कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं या मेथड हैं जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं, उनके लिए लीथल है। लीथल मतलब जो उनके लिए हार्मफुल है। सो दैट सम फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसीडर। इसमें हम कुछ पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, कोई भी मेथड चूज करने से पहले हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं कि इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम मेथड को चूज करेंगे, कौन सा मेथड हम इसके लिए फॉलो कर रहे हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट मेथड है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है थर्मल डेथ। थर्मल डेथ टाइम, डेथ रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म,
डेसिमल रिडक्शन टाइम। ये 3 पॉइंट है जिनका हमें ध्यान में रखना होता है जब भी आप कोई भी मेथड को चूज करते हो थर्मल रिडक्शन के स्टरलाइजेशन के लिए। तो फर्स्ट है इसके अंदर थर्मल डेथ टाइम। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड टू किल अ स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म। टाइम, कितना टाइम हमें चाहिए किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर, एक गिवन टेम्परेचर में दिया हुआ है। तो उस टेम्परेचर के टेम्परेचर के अंदर आप अपने माइक्रोऑर्गेनिज्म को रखोगे तो कितना टाइम लगा है उस माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने में, उसे हम कहते हैं थर्मल डेथ टाइम। Time required to kill a specific microorganism at a given temperature under specific condition. Thermal death time depends on factors like, कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर पे, पीएच पे, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियासाइड पे, नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म पे एंड देयर रेजिस्टेंस टू हीट। क्या टेम्परेचर है, आप कितना टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो, किस पीएच पे रखा हुआ है आपने, बैक्टीरियासाइड कितने, मतलब जो बैक्टीरियासाइड आप ले रहे हो, जो आप वो एजेंट ले रहे हो वो कितना इफेक्टिव है, कितना ज्यादा प्रेजेंट है, नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने प्रेजेंट है और वो कितने ज्यादा रेजिस्टेंस है हीट के लिए। इन सब चीजों पे हमारा थर्मल डेथ टाइम जो है वो डिपेंड करता है। देयर इज अ कंसिडरेबल वेरिएशन इन थर्मल डेथ टाइम बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जो यहाँ पे वेरिएशन होती है, जैसे बैक्टीरियल स्पोर जो होते हैं, अलग अलग स्पोर्स का अलग अलग थर्मल डेथ टाइम होता है, तो वो वेरी करता है अकॉर्डिंग टू बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म। डेथ रेट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है? देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन वेयर व्हेन द स्टेरिलिटी विल बी अचीव्ड। हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम ये बता सकें कि इस टाइम पे हमारी जो स्टेरिलिटी है वो हम अचीव करेंगे, हमें स्टेराइल मिलेगा आपको सारा प्रोडक्ट। सो इन दिस मेथड final death rate of microorganism is to plot graph between survivor against time of exposure। कितना टाइम हम दे रहे हैं उनको, बैक्टीरिया को कितना टाइम के लिए हमने हीट प्रोवाइड करी है उनको, और कितने बैक्टीरिया वहां पे अभी भी अलाइव हैं, इससे हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, उससे डिटरमाइन करते हैं कि डेथ रेट कितना है माइक्रोऑर्गेनिज्म का। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द थर्मल डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। आप थर्मली जब किसी माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हो, किल करते हो, तो कौन कौन से फैक्टर है हमारे जो अफेक्ट करते हैं उसके डिस्ट्रक्शन को या किलिंग टाइम को। इसके अंदर फर्स्ट है हमारा पीएच, सेकंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, इनहिबिटरी मेडिकामेंट्स, द इनएक्टिवेशन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस एंड द इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे अफेक्ट करते हैं स्टरलाइजेशन प्रोसेस को। जिस टाइम आप स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैरिड आउट करते हो, स्टरलाइजेशन का मतलब क्या है कि हम बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, अपना जो एनवायरनमेंट है उसको फ्री फ्रॉम माइक्रोऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। तो जिस टाइम पे हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, कैरिड आउट करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे जो उस फैक्टर को अफेक्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट है हमारा पीएच। pH क्या है? मोस्ट ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म आर रेजिस्टेंट टू हीट एट अ pH 6 to 8। अगर आप 6 से 8 की pH मेंटेन करके रखते हो फिर उनको हीट प्रोवाइड करते हो, तो जो हमारे माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो रेजिस्टेंस होते हैं हीट के, मतलब उनके ऊपर आप जितनी मर्जी हीट अप्लाई कर लो उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। तो हमें pH फिर कैसे रखनी पड़ेगी, या तो एसिडिक रखनी पड़ेगी या फिर अल्कलाइन रखनी पड़ेगी, क्योंकि 6 to 8 तो वो क्या रहते हैं, रेजिस्टेंस रहते हैं, हीट का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हम क्या अपने पीएच को एसिडिक रखेंगे या फिर अल्कलाइन रखेंगे अपने मेथड को स्टरलाइज कर, अपने प्रोसेस को स्टरलाइज करने के लिए। सेकंड पॉइंट है इसके अंदर प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स मेक अ कोट अराउंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जैसे कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, वो क्या करते हैं, कोट बना लेते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, thus protecting them from destroy, ताकि उनको डिस्ट्रॉय होने से बचा सके, उनको किल होने से बचा सके। तो द सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। तो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस किसके लिए? माइक्रोऑर्गेनिजम्स के लिए प्रोटेक्टिव। तो जो माइक्रोऑर्गेनिज्म के जो हमारे प्रोटेक्टिव सब्सटेंस जैसे कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स है, ये क्या करते हैं, माइक्रोऑर्गेनिजम्स के चारों तरफ एक लेयर बना लेते हैं जिससे कि वो उनको किल होने से रोकते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो होते हैं, अगर इस प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे तो उस टाइम पे उनको किल करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो सब्सटेंस है, जो हम मटेरियल ले रहे हैं उसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स रिमूव करने होंगे ताकि हम बैक्टीरिया को इजीली, माइक्रोऑर्गेनिज्म को इजीली किल कर सकें।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स। एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स क्या होते हैं? द एडिशन ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स इन इंजेक्शन कैन बी रिड्यूस द स्टरलाइजेशन टेम्परेचर फ्रॉम 115 टू 100 डिग्री सेल्सियस। जो हमारा एडिशन करते हैं हम एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स की इंजेक्शन के अंदर, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। वो रिड्यूस करता है हमारे स्टरलाइजेशन टेम्परेचर को 115 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। इट इज यूजफुल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस। थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस के लिए ये बहुत यूजफुल होता है। These methods are also called as sterilization by heat with bactericide. Next factor is inhibitory medicaments. Inhibitory medicaments क्या होते हैं? There are certain medicaments which, when converted into solution, are harmful to microorganisms. बहुत सारे हमारे मेडिकामेंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर आप सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करते हो तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। दिस इज ड्यू टू चेंज इन पीएच और टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेडिकामेंट। इसका क्या रीजन है? या तो पीएच का चेंज हो जाना, क्योंकि मेडिकामेंट सॉलिड थी तो उसको हमने सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया तो उसकी जो पीएच है वो चेंज हो जाती है। तो उस पीएच के चेंज होने की वजह से या तो ऐसा होता है या फिर जो मेडिकामेंट है उसका टॉक्सिक इफेक्ट होता है बैक्टीरिया के ऊपर। तो सच मेडिकामेंट्स आर कॉल्ड एज सेल्फ स्टरलाइजिंग मेडिकामेंट। इनको हम क्या कहते हैं? सेल्फ स्टरलाइजिंग मेडिकामेंट होते हैं ये। मतलब सेल्फ मतलब ये खुद से ही बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, खुद ही मार देते हैं। तो इनको हम सेल्फ स्टरलाइजिंग मेडिकामेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द इनएक्टिवेशन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस। इनएक्टिवेशन फैक्टर कौन सा है? द इनएक्टिवेशन फैक्टर इज द डिग्री टू विच द वायबल काउंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज रिड्यूस्ड। वो पॉइंट जिसमें आप वायबल फॉर्म जो है, वायबल का मतलब क्या है? लाइव फॉर्म, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लाइव फॉर्म होते हैं, जिंदा होते हैं। तो वो डिग्री जिसपे हम वायबल फॉर्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उसको रिड्यूस कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं इनएक्टिवेशन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इनएक्टिवेशन फैक्टर इज इक्वल टू 10 T/D। टी क्या है? एक्सपोजर टाइम इन मिनट, कि आप कितना टाइम हीट जो है एक्सपोज कर रहे हो, हीट में एक्सपोज कर रहे हो अपने बैक्टीरिया को। और डी क्या है? डेसिमल रिडक्शन टाइम फॉर सेम टेम्परेचर एंड कंडीशन, कि आप कितना जो है रिडक्शन कर रहे हो टाइम को टेम्परेचर से, उसी सेम टाइम और टेम्परेचर में। इसे हम कहते हैं इनएक्टिवेशन फैक्टर ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है हमारा इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। शुरू में जब आपने स्टरलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया था उस टाइम पे कितने ऑर्गेनिज्म हमारे प्रेजेंट थे, और ये भी हमारे स्टरलाइजेशन प्रोसेस को अफेक्ट करता है। When a certain number of organisms are treated at a little temperature, the organisms are not killed at once, but they are killed gradually as the exposure is prolonged. जब आप एकदम से टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो बैक्टीरिया को तो वो एकदम से मरते नहीं है, एकदम से वो किल नहीं होते, बट क्या है वो धीरे धीरे वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो उसको जैसे जैसे आप एक्सपोजर टाइम बढ़ाते हो तो वो किल होना शुरू हो जाते हैं। If certain fraction of initial number is destroyed in the succeeding interval of time and will continue till all the organisms are killed and the preparations is sterilized, और हमारी preparation क्या होती है? Sterilize होती है। If the initial number of organism is less, अगर शुरू में हमारे organism जो है less हैं, कम हैं, तो हमें कितना लगेगा? कम टाइम चाहिएगा स्टरलाइज करने के लिए। जितने ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उतना ज्यादा हमें टाइम लगेगा स्टरलाइज करने के लिए। ठीक है, ये था हमारा लास्ट पॉइंट जो था इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की। क्या हमारे शुरू में कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो हमारे प्रोसेस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। कौन कौन से मेथड हम फॉलो करते हैं स्टरलाइजेशन करने के लिए, स्टरलाइजेशन प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं? तो इसके अंदर हमारे मेन 3 मेथड हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड और थर्ड वन इज मैकेनिकल मेथड। ये मेन 3 मेथड हैं जिनसे हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस जो है कैरिड आउट करते हैं। फर्दर इन 3 मेथड को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। जैसे फिजिकल मेथड को हम क्लासिफाई करते हैं 3 मेन ब्रांचेस में। फर्स्ट वन इज ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, सेकंड इज मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन स्टरलाइजेशन। अब रेडिएशन में भी आगे 2 तरह से हैं, या तो आप यूवी रेज से करो या फिर आयनाइजिंग रेडिएशन से करो। इसी तरह केमिकल को हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं, स्टरलाइजेशन बाय हीटिंग विद बैक्टीरिसाइड, या तो आप बैक्टीरिसाइड के साथ स्टरलाइज हीटिंग करोगे बैक्टीरिया को, या फिर आप क्या करोगे? गैस से स्टरलाइजेशन करोगे।
इसी तरह से मैकेनिकल है, मैकेनिकल को आप मैकेनिकल मेथड में फिल्ट्रेशन आता है, तो उसमें भी आप इसको फर्दर 5 तरह से क्लासिफाई करते हो। सिरेमिक फिल्टर, सिट्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड मेटल फिल्टर एंड मेम्ब्रेन। ये है हमारे मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। कौन कौन से मेथड हम फॉलो करते हैं कोई भी प्रोसेस कैरिड आउट, स्टरलाइजेशन का प्रोसेस कैरिड आउट करने के लिए। तो वन बाय वन करके हमें मेथड्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट मेथड है हमारा फिजिकल। फिजिकल मेथड क्या है, जिसमें आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप ड्राई हीट कर रहे हो कि मॉइस्ट हीट कर रहे हो। पर इसमें करते क्या है, ड्राई हीट प्रोवाइड करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे होते हैं उनको किल करते हैं। इन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन किल ऑल माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरियल स्पोर। इसके अंदर जितने भी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जो बैक्टीरियल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो सारे इसके अंदर किल हो जाते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। This is due to oxidation of essential cell constituents। जो हमारे बैक्टीरिया के सेल है, सेल वॉल होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, सबको पता है। तो जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। हीट प्रोवाइड करके जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो ऑक्सीडेशन करने की वजह से जो नॉर्मल फंक्शनिंग है सेल की वो चेंज हो जाती है, तो वो एबनॉर्मल हो जाता है, तो नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाता, इसी वजह से वो क्या होता है, किल हो जाता है बैक्टीरिया। तो ड्राई हीट में हम क्या कहते हैं, इन ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस किल ऑल वेजिटेटिव बैक्टीरिया इन 1 आवर बट डजंट किल द स्पोर। अगर आप ड्राई हीट में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हो तो जितने भी वेजिटेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं 1 घंटे के अंदर, बट जो स्पोर्स होते हैं वो किल नहीं होते। As per pharmacopoeia, sterilization by dry heating is effective by heating at a temperature of 160 डिग्री सेल्सियस for 2 hours। तो फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमारे जो ड्राई हीट है वो इफेक्टिव कब होती है, जब आप जो हीटिंग टेम्परेचर है वो 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करते हो 2 घंटे तक। ठीक है, 2 घंटे तक आपको हीट करना है और 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करना है। तो इसके अंदर हमारा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है वो हॉट एयर ओवन है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। हॉट एयर ओवन क्या है, इट इज यूज्ड फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड फॉर मटेरियल। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, मटेरियल के लिए यूज किया जाता है। स्टेनलेस स्टील का बना होता है, डबल वॉल्ड चैम्बर होता है। ग्लास फाइबर और एस्बेस्टस इज फिल्ड बिटवीन द टू वॉल्स ऑफ द ओवन टू अवॉइड हीट लॉस। जो डबल वॉल्ड होता है तो दोनों वॉल के बीच में हमारा ग्लास फाइबर या एस्बेस्टस फिल किया जाता है ताकि जो हीट लॉस हो रही है उसको अवॉइड कर सके, प्रिवेंट कर सके। द डोर इज आल्सो डबल वॉल्ड हैविंग एस्बेस्टस gasket on its inner side। इन ओवन 2 to 3 परफोरेटेड शेल्फ्स आर फिक्स्ड। शेल्फ्स लगी होती हैं, जैसे वो होती है प्लेट्स होती हैं, शेल्फ्स लगी होती हैं जिसके ऊपर आप अपना मटेरियल रखते हो जिसको आपने स्टरलाइज करना है। आप फिक्स्ड इनसाइड द ओवन टू प्लेस द मटेरियल फॉर स्टरलाइजेशन, जिसके ऊपर आप अपना मटेरियल स्टरलाइज करने के लिए रखते हो। इन दैट आल्सो कंटेन द फैन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलेशन ऑफ हॉट एयर। हॉट एयर ओवन के अंदर फैन भी प्रोवाइड किया जाता है जो आपका क्या करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलेशन करता है हॉट एयर की, जो अंदर गर्म हवा है उसको सर्कुलेट करता रहता है। इन ओवन इन ऑर्डर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर इन ऑल शेल्फ्स, ताकि जो सभी शेल्फ जो हमने कहा है ना 2 से 3 शेल्फ होते हैं, तो उन शेल्फ पे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करने के लिए फैन लगाया जाता है। वो फैन क्या करता है, जो हॉट एयर होती है अंदर की उसको सर्कुलेट करता रहता है। हीटिंग एलिमेंट्स और कॉइल्स आर फिटेड ऑन द बॉटम ऑफ द ओवन। जो ओवन का बॉटम है, नीचे के साइड का है, उस पे क्या लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट और कॉइल्स लगे होते हैं जो एक तरह से हीटर का काम करते हैं, हीट करते हैं आपकी एयर को। एंड इट इज थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल। इसको आप कंट्रोल कर सकते हो टेम्परेचर को, जितना ज्यादा आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है उतना आप इसमें मेंटेन करके रख सकते हो। A thermometer is fitted in the oven to note down the temperature inside the oven। एक थर्मोमीटर भी अंदर की साइड लगा होता है जिससे आप टेम्परेचर को नोट डाउन कर सकते हो कि अंदर का टेम्परेचर इस टाइम पे कितना है। ये आपका डायग्राम दिखाया गया हॉट एयर ओवन का। देखो, डबल जैकेट चैम्बर है, थर्मोमीटर है, शेल्फ्स लगी हुई है इसके ऊपर, टेम्परेचर इंडिकेटर वॉल्व है, एक डबल जैकेट डोर है। यहाँ पे जो शेल्फ्स हैं इसके ऊपर आप अपना मटेरियल प्लेस करते हो जिसको आपने ड्राई करना है। थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर नोट डाउन करता है। अंदर फैन लगा होता है, वो फैन क्या करता है, हॉट एयर ओवन को, जो हॉट एयर है उसको सर्कुलेट करता रहता है पूरे ओवन के अंदर, चैम्बर के अंदर, ताकि सारे शेल्फ जितना भी मटेरियल है उनको इक्वल टेम्परेचर मिल सके। प्रिकॉशन क्या क्या लेनी है आपको, ग्लास मटेरियल मस्ट बी रैप्ड विद क्लीन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। उसको जितने भी ग्लास मटेरियल आप इसके अंदर रखते हो उसको सारे को रैप करके रखते हो,
या तो क्लीन क्लॉथ में या फिर फिल्टर पेपर या एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करके रखें। The article of substance should not be placed at the floor of the oven as it receives direct heat. जो फ्लोर होता है उसके ऊपर आपको डायरेक्ट नहीं रखना, क्योंकि उस पर डायरेक्ट हीट लगती है और आपका जो ग्लास मटेरियल है वो टूट सकता है। The oven should not be overloaded. उसको ओवरलोड नहीं करना आपने। Should be maintain sufficient space in between the articles so that there is uniform distribution of heat. आपको एक sufficient space maintain करके रखना है ताकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हीट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल सके। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की। इट्स यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच गेट स्पॉइल्ड ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। जिस मटेरियल को आप मॉइस्ट हीट से स्टरलाइज नहीं कर सकते उसको आप ड्राई हीट से करते हो। इसमें एग्जांपल है ऑयली मटेरियल और पाउडर। दिस मेथड सुटेबल फॉर असेंबल्ड इक्विपमेंट्स सच एज ग्लास सिरिंजेस ड्यू टू एक्सपोजर टू हाई टेंपरेचर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसके अंदर आप ग्लास मटेरियल ग्लास सिरिंज इनको इजीली कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर आप हाई टेंपरेचर जो है मेंटेन करके रखते हो। It is not damaging to glass and metal equipment as moist heat. Moist heat की तरह इसके अंदर आप glass और जो metal के equipment है वो आपके damage नहीं होते। So this is all about dry heat sterilization. In next video we will study about moist heat sterilization and chemical sterilization. Thank you all for listening my video. Hope you all will understand. Thank you.